गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हमने 6 नंबर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स की बात कर ली थी, अर्थात प्रोकैरियोटिक्स के अंदर अनुलेखन। इसमें हमने बैक्टीरिया की बात की थी। किसकी बात की थी? बैक्टीरिया की। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं, वो हमारा है यूकेरियोट्स में अनुलेखन। यूकेरियोट्स में अनुलेखन। देखिए, मैंने शुरुआत में आपको कहा था ये चैप्टर बड़ा है, तो इसके 10-12 पार्ट्स जो हैं वो बनेंगे, और सबसे ज़्यादा नंबर का आपके यही चैप्टर है। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसको हम आराम से विस्तार से पढ़ रहे हैं। 12 इसके वीडियो बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम इसको आराम से पढ़ते जाएंगे। यूकेरियोट्स में अनुलेखन की बात करते हैं तो देखिए, यूकेरियोट्स में 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। कितने प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं? ध्यान से समझना इसको। 3 प्रकार के जो हैं पॉलीमरेज होते हैं। इनमें से एक केंद्रक में होता है, एक जो है वो किस में पाया जाता है? एक की बात करें, 3 होते हैं। एक जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? केंद्रक के अंदर, जिसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर आरएनए पॉलीमरेज ए बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ आरएनए को, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज, ये राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। किसको अनुलेखित करता है? राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दूसरा आरएनए पॉलीमरेज केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रिक द्रव्य के अंदर पाया जाता है, अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसे हम लोग आरएनए पॉलीमरेज सेकंड या फिर आरएनए पॉलीमरेज बी बोल सकते हैं। ये जो होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होता है, ये हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, सेम शॉर्ट में HNRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमांगी केंद्रकीय आरएनए। विषमांगी केंद्रकीय आरएनए को क्या करता है? संदेशवाहक हेतु उत्तरदायी होता है, या उसको अनुलेखित करता है। तीसरे आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो तीसरा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पाया जाता है, और उसे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कहा जाता है। इसे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड कहा जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, ये 5SR आरएनए व SNRNA तथा tRNA संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। 5SR RNA, SNRNA व tRNA के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। प्यारे बच्चों, यूकेरियोट्स में ये 3 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। जो तीनों प्रकार के पॉलीमरेज के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। इसके बाद में बात करते हैं कि जो यूकेरियोटिक्स में अधिकतर जीन विभक्त या स्प्लिट जीन होते हैं। कैसे होते हैं? विभक्त, या फिर आप लोग स्प्लिट बोल सकते हो। स्प्लिट जीन जो है वो कह सकते हो। स्प्लिट जीन होते हैं। इन खंडों में संबंधित प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के संकेत की सूचना होती है। और भाई देखिए, एक तो हमने कल पढ़ा था एक्सोन। क्या पढ़ा था? एक्सोन पढ़ा था, और एक पढ़ा था इंट्रोन। एक्सोन की बात करते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सूचनाएं निहित होती हैं, ठीक है। और इनके बीच में कुछ और अतिरिक्त खंड पाए जाते हैं जिनके अंदर ये जो है वो नहीं होती। प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता जो नहीं होती है उन्हें निष्क्रिय खंड कहा जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रोन बोला जाता है। इस प्रकार के ये जो अनुलेखन क्रिया है, इसमें दोनों प्रकार के खंडों से होती है। इस प्रकार के आरएनए अणु को प्राथमिक प्रतिलिपि या फिर विषमांगी केंद्रकीय आरएनए या फिर HNRNA, ठीक है ना। H का मतलब होता है हेटेरोजेनस, N का मतलब होता है न्यूक्लियर, और RNA का मतलब RNA, अर्थात विषमांगी केंद्रकीय RNA कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? विषमांगी केंद्रकीय RNA या HNRNA जो है वो बोला जाता है।
एचएनआरएनए अणु को एंजाइम द्वारा पहले एक्सॉन तथा इंट्रॉन की प्रतिलिपियों में तोड़ा जाता है। सबसे पहले इस एचएनआरएनए को किसकी प्रतिलिपियों में तोड़ा जाता है? एक्सॉन एंड इंट्रॉन की प्रतिलिपियों के अंदर तोड़ा जाता है और इसके बाद केवल एक्सॉन की प्रतिलिपियों को संयोजित करके वास्तविक और परिपक्व आरएनए अणुओं का निर्माण किया जाता है। फिर किसकी? क्योंकि इंट्रॉन जो होता है ये किसी प्रकार के अनुलेखन में भाग नहीं लेता है, ये निष्क्रिय खंड होते हैं। तो एक्सॉन की प्रतिलिपियां जो है वो आगे वास्तविक व परिपक्व आरएनए के निर्माण में क्या भाग लेते हैं या वास्तविक आरएनए या परिपक्व आरएनए का निर्माण करती हैं। इस प्रकार आरएनए के इस निर्माण की प्रक्रिया को आरएनए अणुओं का संसाधन या संबंधन कहते हैं। क्या बोला जाता है? आरएनए का संसाधन, प्रोसेसिंग या फिर सिपलिंग, संबंधन जो है वो कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संबंधन जो है वो कहा जाता है इस प्रकार आरएनए निर्मित होने को। एचएनआरएनए में आच्छादन व पुंछन के अतिरिक्त क्रियाएं भी होती हैं। एक तो होती है आच्छादन, ठीक है, एक होती है पुंछन। पुंछन का मतलब होता है टेलिंग, ठीक है, पीछे वाला ये शुरुआत वाला भाग होता है और ये अंत वाला भाग होता है। आच्छादन के दौरान एक साधारण न्यूक्लियोटाइड, भाई आच्छादन के दौरान अगर बात करें हम लोग तो क्या होगा? एक साधारण न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो मिथाइल ग्वाइनोसिन, नाम लिख देता हूं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, जो साधारण न्यूक्लियोटाइड है वो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफास्फेट एचएनआरएनए के 5' जो सिरा है से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? 5' सिरे से जुड़ा हुआ रहता है। पुंछन में 200 से 300 एडिनोलेट अवशेष एचएनआरएनए टेम्पलेट के 3' सिरे पर उपस्थित होते हैं। किस पे? 3' सिरे पे लगभग 200 से 300 किसके? एडिनाइलेट अवशेष, ठीक है। एडिनाइलेट अवशेष जो है वो एचएनआरएनए के दूसरे जो 3' सिरा है उस पर क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। अब यह पूर्ण रूप से संधारित एचएनआरएनए जो एचएनआरएनए है, संधारित या प्रोसेसिंग एचएनआरएनए है, ये क्या कहलाता है? एमआरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? एमआरएनए कहलाता है। वह ट्रांसलेशन के लिए की क्रिया के लिए केंद्रक से क्या आ जाता है? न्यूक्लियस से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यूकेरियोटिक्स में क्या होता है? अनुलेखन होता है। अनुलेखन किसे कहते हैं? जब डीएनए से क्या निर्मित हो? एमआरएनए निर्मित होता है, उसी को बोला जाता है। जैसे कल हमने प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ा था, इसमें एक सिग्मा फैक्टर था। क्या था? सिग्मा फैक्टर था और एक उसके अंदर क्या था? रो फैक्टर था। सिग्मा फैक्टर जो प्रोमेटर है उसको शुरू करने का काम करता है, रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेटर का काम करता है, अर्थात जो अनुलेखन की क्रिया है उसको रोकने का काम करता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से यूकेरियोटिक्स में अनुलेखन की क्रिया होती है। डायग्राम की अगर बात करें तो आपके मैंने इसमें बना दिया है, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, इसको आप लोग अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार उससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप इसको जब भी काम करो तो इंपॉर्टेंट लगा लेना अपनी कॉपी के अंदर। क्या है जिसका आपको मैं अभी नाम बताता हूँ, आनुवांशिक कूट। क्या है टॉपिक? आनुवांशिक कूट। आनुवांशिक कूट यह शब्द ऐसा शब्द है जो परीक्षा में आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसे जेनेटिक्स कोड कहा जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, केवल आपको समझने की आवश्यकता है आनुवांशिक कूट क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आनुवांशिक कूट की बात करते हैं तो एमआरएनए के 4 क्षारकों का क्रम व 20 एमिनो अम्लों के बीच जो आनुवांशिक सूचनाओं का संचरण होता है उसे आनुवांशिक कूट बोलते हैं। देखिए आपको मैं कुछ समझाता हूँ परिभाषा से पहले, उसके बाद में हम फिर से परिभाषा की बात करेंगे जो मैंने अभी अभी बताई। देखिए सभी न्यूक्लियोटाइड्स में केवल 4 प्रकार के क्षारक होते हैं, सभी को पता है। जो न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ के आए हैं उनके अंदर कितने प्रकार के क्षारक होते हैं?
4 प्रकार के क्षारक होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? AGUC, एडिनोसिन, गुआनोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन। AGUC होते हैं। ठीक है, इन चारों अक्षरों में ही क्या होता है? आनुवांशिक शब्दकोश की जो संपूर्ण वर्णमाला है वो स्थित होती है। संपूर्ण वर्णमाला जो है वो क्या रहती है? स्थित रहती है। और इन चारों अक्षरों के क्रम के आधार पर ही प्रोटीन में एमिनो अम्लों का क्रम जो है वो निर्धारित किया जाता है। और अगर आवश्यक एमिनो अम्लों की बात करें तो वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। इनके आपके शॉर्ट में नाम दे रखे हैं, जैसे PHE है। ठीक है, और इसके अलावा और भी आपके 20 प्रकार के दे रखे हैं, जिनकी हम बात करेंगे शॉर्ट में नामों की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 4 क्षारक हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? आनुवांशिक कूट का निर्माण करते हैं एमिनो अम्लों के क्रम के आधार पर। तो परिभाषा क्या हुई आनुवांशिक कूट की? कि mRNA के 4 क्षारक, ठीक है, AGUC के क्रम व 20 एमिनो एसिड के बीच आनुवांशिक सूचनाओं के संचरण को ही क्या बोला जाता है? देखिए, mRNA के 4 क्षारक है और 20 एमिनो अम्ल है, इनके बीच में आनुवांशिक सूचनाओं के संचरण को ही क्या बोला जाता है? आनुवांशिक कूट जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आनुवांशिक कूट के विषय में। अगर बात करें तो जानकारी देने वाले वैज्ञानिक जो थे, सर्वप्रथम मान सकते हो आप, नीरेनबर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था? नीरेनबर्ग नाम का वैज्ञानिक था। उसने 1961 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, और इनके साथ में इनके सहयोगियों ने भी इनका साथ दिया था। इसके अलावा बात करें तो mRNA में स्थित केवल 4 अक्षर के एकल शब्द सभी 20 प्रकार के एमिनो अम्ल के कूट नहीं बना सकते। भाई देखिए, 20 एमिनो अम्ल हैं तो अक्षर कितने हैं? 4 हैं। तो 4 जो है वो 20 का नहीं कर सकते, क्योंकि 4 तो सिर्फ 4 का ही कर पाएंगे, 20 का तो कर नहीं पाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का ये कूट नहीं कर सकते। यदि द्विव शब्द कूट लें तो भी 16 एमिनो अम्ल के लिए ही कूट बना सकते हैं। भाई द्विव शब्द लें, जैसे 4 की स्क्वायर 2 लेते हैं तो 4 × 4 बराबर कितने हो जाएंगे? 16। फिर भी ये 20 एमिनो अम्ल से क्या रह गए? कम रह गए। तो ये भी क्या है? उनका कूट लेखन जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अगर बात करें तो एक वैज्ञानिक था जॉर्ज गेमो नाम का वैज्ञानिक था। उसने त्रिकूट सिद्धांत प्रस्तुत किया था। त्रिकूट सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। किसने? जॉर्ज गेमो ने त्रिकूट सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत किया था। और उन्होंने बताया था कि एमिनो अम्लों के लिए 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक अनुक्रम होगा। कितने? 3 नाइट्रोजन क्षारकों का एक क्रम या अनुक्रम जो है वो होगा। इस प्रकार से 4 × 4 × 4 भी 3 होंगे, तो 4 × 4 × 4 बराबर कितना आएगा? 64। तो कितने? 20 एमिनो अम्लों के लिए कितने प्रकार के कोडोन बनेंगे? 64 प्रकार के कोडोन जो है वो बनते हैं। और उनमें कितने अक्षर होते हैं? 3 अक्षर। जैसे AUCG, इनमें से कोई 3 होंगे, चारों साथ में नहीं होंगे। इनमें से कितने होंगे? 3 होंगे। और एक से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो 4 × 4 × 64। तो इस प्रकार कितने? 20 एमिनो अम्लों के लिए कितने कोडोन बनते हैं? 64 त्रिकूट जो है वो बनते हैं। ठीक है, त्रिकूट को कोडोन भी कह सकते हो, प्रकूट भी बोल सकते हो। 3 न्यूक्लियोटाइड का समूह जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए संदेश या कोड होता है, उसे क्या बोला जाता है? कोडोन जो है वो बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? की अगर परिभाषा की बात करते हैं तो कोडोन की क्या होगी परिभाषा? कि 3 न्यूक्लियोटाइड का ऐसा समूह है जिसमें किसी एक एमिनो अम्लों के लिए संदेश या कोड हो। भाई 3 न्यूक्लियोटाइडों का समूह है जिसमें जैसे A, U और G हो। ठीक है, ये एक कोडोन हो गया। इनमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए क्या हो? संदेश या कोड हो, तो उसे कोडोन बोला जाता है। इस प्रकार आनुवंशिक संकेत प्रणाली में कुल कितने? 64 कोडोन होते हैं। नीरेनबर्ग वैज्ञानिक था एक था भारत का ही हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। ठीक है, इसके अलावा बात करें एक वैज्ञानिक था ओकावा। ठीक है, आदि वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर काम करते हुए त्रिकूट धारणा के प्रमाण को देखकर इस सिद्धांत के पुष्ट होने की जो प्रमाण है वो दिए थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे? हरगोविंद खुराना, ओकावा,
इन्होंने इस क्षेत्र में काम करते हुए इनके सही होने का जो प्रमाण है वो प्रस्तुत किया था। अब देखिए हम आनुवंशिक कूट की विशेषताएं पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो विभिन्न एमिनो अम्लों के लिए जो 64 कोड हैं ये किस प्रकार से सारणी बनती है और कौन कौन से एमिनो अम्लों का ये जो है कूटलेखन करते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल इजी सा आपको सारणी बनानी मैं सिखा देता हूँ कैसे बनेगी, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए 4 कोडोन का क्रम आपको याद होना चाहिए, UCAG। क्या होता है? UCAG, ये आपको याद रखना है और ये आपको एक तरफ लिखना है UCA और G, लिख दिया। इसी प्रकार ऊपर जैसे हमने द्वितीय संकर संकरण किया था उस प्रकार से UCAG, यह लिखने के बाद में इस प्रकार से आप लोग एक सारणी बना सकते हो। इस प्रकार से एक सारणी जो है वो तैयार कर सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद में इस प्रकार से ये 4 हो गए, 4 को इस प्रकार से कर सकते हो, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से। ठीक है, करने के बाद में यहाँ आपको हर डब्बे के अंदर चारों लिखने हैं, जैसे UCAG, 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 UCAG। अब करना क्या है, इस पहले U को इसके साथ, U को इसके साथ, तो U एक ये शब्द यहाँ से लेना है, U हो गया। अब देखो, अब आप चारों लिख सकते हो U तो हो गया, अब U का C के साथ, तो ये C हो गया, फिर UA हो गया और फिर U। देखिए एक बार फिर से देखिए आप, ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये देखिए ये पहला है तो इसमें पहले में क्या आ जाएगा, U। ठीक है, एक यहाँ से लेना है तो U हो जाएगा। ठीक है, अब U फिर से, तो दूसरा हमें C लेना है, तो 4 ये U तो प्रथम बनेंगे, UCAG और बन जाएगा। पहले डब्बे में ये 4 आएंगे यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर बात करें तो UC तो आएंगे और ये 4 और लिख देंगे, UCAG, तो दूसरे डब्बे में ये बनेंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो UA और U ये 4 तो आएंगे और इसके आगे UCAG लगा देंगे तो 4 ये तीसरे के बन जाएंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो UG तो आएगा, UG तो आएगा, आगे लगा देंगे UCAG। ठीक है, ये क्रम से लगाने होते हैं, तो ये इस प्रकार इसका बन गया, इसी प्रकार इसका बनेगा, इसी प्रकार इसका बनेगा, इसी प्रकार इसका बनेगा। इस प्रकार लास्ट में हमारे पास 64 जो है वो क्या बन जाएंगे, कोडोन प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको U लिखना है, C लिखना है, A लिखना है, G लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर लिखना है UCAG। थोड़े डब्बे जो है वो बड़े बनाना, चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड, या आप लोग इसको मैंने बताया था ना पेनेट वर्ग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेनेट वर्ग भी बोल सकते हो। तो इस डब्बे के अंदर 4 ये चारों लिखने हैं, तो इनको इससे गुणा करके एक एक यहाँ से करते जाना है, तो ये आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। जैसे इसका बनाइए, एक का और बता देता हूँ, तो G को U से, तो GU तो 4 बार ही आएगा, GU, आगे हम ये लगा देंगे UCAG, तो ये आपके इस डब्बे के कोडोन जो है वो प्राप्त हो गए, GUU, GUC, GUA और GUG। अब बात करते हैं कौन सा किस एमिनो अम्ल को करेगा, तो देखिए आपको सारणी मिलेगी नोट्स के अंदर, उसमें आपको मिलेगा, जैसे ये ट्रिपल U है और WC है, ये PHE को कोडित करते हैं, ये जो 2 हैं ये LEU को करते हैं। इसी प्रकार ये चारों अगर बात करें जो इस खांचे में बने थे, ये इस खांचे में बने थे, ये SER को करते हैं, किसको, SER को करते हैं। इस प्रकार सब के आगे जो आपको छोटे अक्षरों में शब्द लिखा हुआ मिले, जैसे कौन कौन से हैं भी इस प्रकार के, वो मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये होंगे। अब देखिए मैं आपको सभी बताता हूँ 20 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो PHE है, एक आपके LEU है, ठीक है, SER, इनके पूरे नाम क्या होते हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक TYR है, एक STOP है, ठीक है, ये नहीं है अभी इसका, ये नहीं है, ठीक है, TYR है। इसके अलावा बात करें एक CYS है, एक TRP है,
इसके अलावा बात करें एक PRO है, एक HIS है, एक ARG है, एक GIN है। इसके अलावा बात करें एक ILE है, एक MET है, एक THR है, एक ASN है, एक LYS है, ठीक है। इसके अलावा एक ALA है, इसके अलावा एक वेलिसिन है, VAL है, इसके अलावा एक ASP है, इसके अलावा एक GLU है, इसके अलावा एक GLY है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रकार के ये क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो 64 कोडोन होते हैं वो इन 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों को क्या करते हैं, कोडित करते हैं। तो ये है, ये आपको इस सारणी के अंदर बने हुए मिलेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आनुवंशिक कूट की विशेषताओं की बात और कर लेते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो देखिए आनुवंशिक कूट की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर, जो त्रिक कूट होते हैं वो कुल 64 होते हैं। कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 में से 61 जो है वही क्या करते हैं, एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं। कितने, 61। इनमें से 3 जो होते हैं वो कोडित नहीं करते, वो होते हैं UAA, एक होता है UAG, एक होता है UGA। इनके आगे आपको सारणी के अंदर स्टॉप लिखा हुआ मिलेगा, जो इसको रोकने का कार्य करते हैं, कोडॉन करने का कार्य नहीं करते हैं। क्या करते हैं, रोकने का कार्य जो है वो करते हैं, इसलिए 61 एमिनो अम्लों का कूटलेखन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक त्रिकूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूटलेखन करता है, इस कारण से ये असंदिग्ध व विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, असंदिग्ध, मतलब इन पे किसी प्रकार की कोई भी जो है इसको संदिग्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये क्या होते हैं, विशिष्ट प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इन्हें अपाशित कूट भी कहते हैं, क्योंकि कुछ एमिनो अम्ल का कूटलेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। जैसे ये है PH, PHE, तो ये क्या होते हैं, अपाशित भी होते हैं। प्रकूट mRNA में लगातार पढ़े जाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं जब इनको mRNA के अंदर लगातार पढ़े जाते हैं, ये बीच में रुके हुए नहीं होते हैं। कूट जो होते हैं या कोडोन जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। जैसे जीवाणुओं से मनुष्य में UUU जो फेनिलएलैनिन का कूटलेखन करता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे जंतुओं में प्रोटोजोन में मिलता है। इसके अलावा बात करें तो 64 कोडोन में से एक तो होता है जो स्टार्ट करता है कूटलेखन को, और 3 होते हैं जो क्या करते हैं, बंद। AUG याद रखना इसको, AUG होता है वो तो क्या करता है, स्टार्ट करता है, इसलिए उसे तो बोलते हैं समारंभन या आरंभन कोडोन। और 3 जो मैंने लिखे हैं UAA, UAG, UGA, ये क्या होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, समापन कोडोन बोलते हैं। ये क्या करते हैं, समापन करते हैं, कूटलेखन को क्या करते हैं, समापन। कूट जो होते हैं या त्रिक कूट जो होते हैं वो कोमा रहित होते हैं, इनके बीच में जैसे यू लिखते हैं, इनके बीच में कोमा नहीं होती है, ठीक है ना, ये कोमा रहित होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये अंतिव्यापी होते हैं, अर्थात किसी विशिष्ट प्रोटीन हेतु एक ही अक्षर 2 विभिन्न कोडोनों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके आनुवंशिक कूट की विशेषताएं, ठीक है। और ये इसकी सारणी, इसको आप लोग अच्छी तरह से इस प्रकार से बनाकर इसको सीख सकते हो। बिल्कुल ईजी है, सिर्फ आपको UCAG क्रम याद रखना है। UCAG अगर आप लोग याद रखते हो तो 64 के 64 आप लोग बना सकते हो। अगर ये आप रटने की कोशिश करोगे इसको तो आपको एक दिन भी याद नहीं रहेगी। अगर आपको UCAG क्रम से याद है, UCAG यहाँ लिखो, यहाँ लिखो और यहाँ एक एक बार लिखो, और बाद में इनका क्रॉस कराओ तो आपको 64 प्रकार के जो है वो कोडोन प्राप्त हो जाएंगे, जो निम्न 20 प्रकार के एमिनो अम्लों का क्या करते हैं, कूटलेखन करते हैं, जिनमें से 3 समापन का कार्य करते हैं, 1 आरंभन का कार्य करता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।